हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लासें मिल रही हैं और ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। यानी कि जो ईमानदारी शब्द हमें दिया गया है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समूहवाचक संज्ञा का और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा होती है हमारी 5 प्रकार की: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम ईमानदारी शब्द की। तो ईमानदारी शब्द हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञाएं होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे भाव होते हैं। जैसे कि हमारा ईमानदारी हो गया और जवानी हो गया और बुढ़ापा हो गया और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक का एक बार फिर से आपको प्रश्न देखने को मिला है, पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में हमें बताना है कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कारण कारक। तो पेड़ से बंदर कूदा, तो बात करते हैं पेड़ से बंदर कूदा। अगर आप से विभक्ति का देखेंगे तो से विभक्ति हमारी अपादान कारक में भी आती है और करण कारक में भी आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। क्योंकि पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से बंदर अलग हुआ और अलगाव का भाव हमारा अपादान कारक में आता है। जबकि बात करें करण कारक में जो से विभक्ति आती है वो आती है हमारी साधन के रूप में। जैसे कलम से पत्र लिखा, पेड़ कुल्हाड़ी से काटा यानी कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, धनुष से निशाना लगाया यानी कि जो तीर से जो हमारा यहाँ पर प्रयुक्त होगा विभक्ति वो हमारी साधन के रूप में होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है। यानी कि हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ जैसा कि सभी बोलते हैं वो दिए गए हैं और उनका उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दंत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कंठ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ तथा चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है तालु। तो इन दोनों के उच्चारण स्थान की बात करें तो आप इनको प्रैक्टिकली समझिए। आप बोलिए ऊ और देखिए कि आपके किस अंग में विकृति हो रही है, यानी कि कुछ चेंज हो रहा है। तो जब हम ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं उनकी आकृति चेंज होती है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। ओष्ठ ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है तत्पुरुष समास। तो चलिए ऑप्शंस के माध्यम से ही हम समझते हैं। पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद प्रधान नहीं होगा दूसरा पद प्रधान हो, ऐसा कौन सा समास होता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की, हमारे ए ऑप्शन की। तो इसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों ही पद
अप्रधान होते हैं, बल्कि ये किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, इसमें हमारा पहला पद संख्यावाची होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो समास हमारे 4 प्रकार के ये दिए गए हैं। एक कर्मधारय और अव्ययी भाव समास हमारे और होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है उल्लास का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपसे संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो बात करते हैं संधि की। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं और विसर्ग संधि के भी हमारे बहुत सारे नियम होते हैं। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि संधि ये हमारी 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न के ऑप्शन की। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उल प्लस लास होगा, इसका संधि विच्छेद। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उल प्लस लास होगा, इसका सही संधि विच्छेद। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उत प्लस लास होगा, इसका सही संधि विच्छेद। और चौथा ऑप्शन हमें दिया है उल प्लस आस होगा, इसका सही संधि विच्छेद। तो बात करते हैं 5वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत प्लस लाश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत प्लस लाश मिलकर के उल्लास शब्द बनाते हैं और ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। उल प्लस लाश, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं 6ठे प्रश्न की। 6ठा प्रश्न है निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द से हमें बताना है कि देशज शब्द कौन सा होता है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, अर्थात उनका कोई अन्य मतलब नहीं निकलता, केवल हम अपनी बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं, तो वे शब्द हमारे देशज होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है करम, दूसरा ऑप्शन है गड़बड़, तीसरा ऑप्शन परिवार और चौथा ऑप्शन हमें दिया है किशन। तो बात करते हैं 6ठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़। ये हमारे देश में जन्मा शब्द है गड़बड़। और इसी के साथ ही अन्य शब्द जैसे पतंग हम उड़ाते हैं तो कहते हैं फर पतंग उड़ी, लोटा हो गया और खिचड़ी हो गया, ये सभी शब्द हमारे देश में जन्मे हुए शब्द हैं। ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी अभी आपको मैंने पीछे बता ही दिया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 8। तो पीछे मैंने सबके नाम भी बताए थे और ये भी बताया था कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। और 6ठा होता है हमारा तत्पुरुष समास। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 7वें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो हमारे स्वर होते हैं ए और ऐ, यानी कि छोटी ए और बड़ी ए, इनके उच्चारण स्थान हमसे पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नासिक, दूसरा ऑप्शन है कंठतालव्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ। तो बात करते हैं ए ऐ। जब आप बोलते हैं तो इनको प्रैक्टिकली समझिए, आप बार बार बोलिए ए ऐ ए ऐ ए ऐ, तो देखिए आपके कहाँ से आवाज़ जो है वो निकल रही है। तो जब आप बोलते हैं ए ऐ तो आपके कंठ पर जोर पड़ रहा है, तो आप देखिए कि कंठ वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इस प्रश्न में एक ही विकल्प हमारा कंठ वाला दिया गया है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालव्य। आपको इन 2 वर्णों का विशेष तौर पर पढ़कर जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनाते हैं और इसका सही उत्तर होता है कंठ तालव्य। आपको कंठ के साथ मूर्धा भी मिलेगा और कंठ के साथ और भी कई सारे कंठ भी मिल सकते हैं, कंठ ओष्ठ भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन 2 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं
नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार मिसप्रिंट हो गया है, टाइप नहीं हो पाया था, वो देखा नहीं था टाइपिंग के टाइम, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है श्लेष अलंकार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वक्रोति अलंकार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यमक अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति भी बार बार होती है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। बात करते हैं श्लेष अलंकार की, तो यहाँ पर एक ही शब्द के चिपका हुआ शब्द होता है और उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। रूपक अलंकार हमारा होता है जहाँ पर उसी के समान मान लिया जाता है किसी वस्तु को। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया भ्रांतिमान अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है संदेह अलंकार। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जहां अनेक उपमानों की शंका होती है वहां पर अलंकार होता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। और इसका सबसे सही उदाहरण है, मान लीजिए कि एक सांप है, वो हाथी की सूंड को अपना बिल समझ के उसे भ्रांति पैदा हुई कि ये मेरी बिल है, तो वो उस सूंड में घुसने का प्रयास करेगा। यहाँ पर सांप को भ्रांति हुई और वहाँ अनेक उपमानों की शंका हुई। और संदेह अलंकार, तो वहाँ पर संदेह उत्पन्न हो जाता है, यमक और श्लेष पीछे बता ही चुके हैं। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।